हेलो गाइस, वेलकम टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पिछले लेक्चर में हमने सियाटो अलायंस को डिस्कस किया था। आज हम सेंटो अलायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनली नोन एज बगदाद पैक्ट और द मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज अ मिलिट्री अलायंस ऑफ द कोल्ड वॉर के मिलिट्री अलायंसेस में एक अलायंस सेंटो भी थी, जिसको बगदाद पैक्ट या मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1955 बाय ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड डिसॉल्व्ड इन 1979। 1955 से लेकर 1979 तक ये अलायंस रहा। US pressure and promises of military and economic aid were key in the negotiations leading to the agreement, but the United States could not initially participate. यूएस ने मेंबर ममालिक को कुछ मिलिट्री और इकोनॉमिक एड के प्रोमिस किए और साथ में कुछ प्रेशराइज भी किया। प्रेशराइज करके उनको इस अलायंस का हिस्सा बनाया, लेकिन खुद इस अलायंस का हिस्सा नहीं बना। जॉन फोस्टर डलस, हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द नेगोशिएशंस एज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट Dwight D. Eisenhower, claimed that it was due to the pro-Israel lobby and the difficulty of obtaining congressional approval। प्रो इसराइल लॉबी और कांग्रेशनल अप्रूवल में डिफ़िकल्टी थी, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो शामिल नहीं हो सका। अलबत्ता इन्होंने इसकी मिलिट्री कमेटी को ज्वाइन किया था। इट इज़ जनरली व्यूड एज वन ऑफ द लीस्ट सक्सेसफुल ऑफ द कोल्ड वॉर अलायंसेस। तो ये बहुत कम ही सक्सेसफुल रहा ये अलायंस। इसको नेटो के ऊपर स्ट्रक्चर किया गया था। सेंटो कमिटेड द नेशंस टू म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन एज वेल एज नॉन intervention in each other's affairs. Its goal was to contain the USSR by having a line of strong states along the USSR's southwestern frontier। तो ये ममालिक जो है, मेंबर ममालिक जितने भी थे, ये सारे यूएसएसआर के साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर पे लाई करते थे। तो स्पेशली यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए ये अलायंस बनाई गई थी। अनलाइक नेटो, सेंटो डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर, नॉर वर मेनी यूएस और यूके मिलिट्री बेसिस एस्टेब्लिश्ड इन मेंबर कंट्रीज। तो नेटो की तरह इसके कोई यूनिफाइड मिलिट्री कमांड भी नहीं थी, न ही इसके कोई मिलिट्री बेसिस थे इन मेंबर ममालिक में। Role of Pakistan: The US had communications and electronic intelligence facilities in Iraq and operated U-2 intelligence flight over the USSR from bases in Pakistan। ईरान ईरान से कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस फैसिलिटीज़ थी और पाकिस्तान से U-2 जो के फ्लाइट्स थे, वो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान ने प्रोवाइड किए थे। द यूनाइटेड किंगडम हैड एक्सेस टू फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान एंड इराक एट वेरियस टाइम्स व्हाइल द ट्रीटी वाज इन इफेक्ट। और यूएस के साथ यूनाइटेड किंगडम को भी एक्सेस हासिल थी। द सब्सिक्वेंट 1960 U-2 इंसिडेंट वाज ए हाईलाइट फॉर पाकिस्तान इन दिस अलायंस। तो 1960 में एक इंसिडेंट हुआ जिसको U-2 इंसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक अहम इंसिडेंट रहा इस अलायंस के दौरानिए में। The facility, deep inside Pakistan's northwestern tribal regions, served as an excellent cover for major communications and interception operation run by the American National Security Agency। ये एक बहुत अहम तरीन पॉइंट था, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये यूएसएसआर और सेंट्रल एशियन ममालिक के करीब था। तो यहाँ से बहुत कई ऑपरेशंस उन्होंने किए। बड़बेर वाज चूजन एज एन ऑप्टिमल लोकेशन बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू सेंट्रल एशिया, then part of the Soviet Union in its entirety, central of Soviet in its ये कोई डबलिंग हुई है। This enabled the monitoring of missile test sites, key infrastructure and communication। क्योंकि सेंट्रल एशिया उस वक्त यूएसएसआर का हिस्सा था, यहाँ से वो मिसाइल टेस्ट साइट्स और की इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन जो है उनकी मॉनिटरिंग करते थे। The U-2 spy in the sky was allowed to use Pakistan Air Force Base to gain vital photo intelligence in an era before satellite observation। क्योंकि उस वक्त सैटेलाइट्स नहीं थे, तो U-2 स्पाई इन द स्काई ये जो है ये सारे ऑपरेशंस जो है जो फोटो इंटेलिजेंस जो है ये रिसीव कर गैदर करता था। अच्छा, ये तो था इसका बैकग्राउंड। U-2 इंसिडेंट क्या था? Capture of Francis Gary Powers in 1960 during Ayub Khan's regime, when an American U-2 spy plane
was shot down by the Soviet Air Defense Forces while performing photographic aerial reconnaissance deep inside Soviet territory. तो सोवियत यूनियन के एयर डिफेंस फोर्सेस ने एक U-2 स्पाई प्लेन को शॉट डाउन किया. द एयरक्राफ्ट flown by CIA pilot Francis Gary Powers was hit by a surface-to-air missile and crashed near too difficult to pronounce. Powers ejected and parachuted to the ground safely, where he was subsequently captured by the Soviet forces. तो इस ऑपरेशन के दौरान जो है सोवियत यूनियन ने उनके जहाज़ को शॉट डाउन किया. बाद में पायलट भी पकड़ा गया जो सेफली जो है जहाज़ से इजेक्ट हो गया था. इनिशियली अब यूएस का रिएक्शन इसका क्या था? यूएस अथॉरिटीज एक्नॉलेज्ड द इंसिडेंट एज द लॉस ऑफ सिविलियन वेदर रिसर्च एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नासा. तो यूएस पहले इनकार करता रहा कि ये तो एक वेदर एयरक्राफ्ट था जो नासा जिसको ऑपरेट कर रहा था. बट यूएस फोर्स टू एडमिट द मिशंस ट्रू पर्पस अ फ्यू डेज लेटर when the Soviet government presented the captured pilot and parts of the U-2 surveillance equipment, including photographs of Soviet military bases taken during the mission. तो जब यूएसएसआर ने बाद में सबूत प्रोवाइड किए तो यूएस बाद में मान गया. इसका इम्पैक्ट यूएस और यूएसएसआर के रिलेशंस पे किया था. द इंसिडेंट अकर ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ ड्वाइट डी एशनोवर एंड द प्रीमियरशिप ऑफ ये भी too difficult to pronounce around 2 weeks before the scheduled opening of an East-West summit in Paris. एक अहम समिट था जिसमें दोनों ने मेजर पावर्स ने शिरकत करनी थी. It caused great international embarrassment to the US and prompted a marked deterioration in its relation with the Soviet Union, already strained by the ongoing Cold War. तो इसकी वजह से यूएस बहुत ज़्यादा एम्बेरस हुआ. पहले से भी दोनों कोल्ड वॉर में इंगेज थे तो इस इंसिडेंट की वजह से और इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए. कन्विक्शन एंड रिलीज. Powers was convicted of espionage and sentenced to 3 years of imprisonment plus 7 years of hard labor, but was released 2 years later on 10 February 1962 during a prisoner exchange for Soviet intelligence officer Rodolph Abel. तो बाद में प्रिजनर एक्सचेंज में इस पायलट को भी रिहा कर दिया गया और ये वापस चले गए. इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या था? द इंसिडेंट सिवियरली कंप्रोमाइज्ड पाकिस्तान's security and worsened relation with both the US and USSR. पाकिस्तान जो है ये मुफ्त में इसके ताल्लुकात यूएस के साथ भी ख़राब हो गए और यूएसएसआर के साथ भी इसके ताल्लुकात ख़राब हो गए. According to Hamid Hussain in Tale of a Low Affair But Never Was, US-Pakistan defense relation, Pakistan's leadership in an attempt to put up a bold front stated that Pakistan felt deceived because the US had kept her in the dark about such clandestine spy operations launched from Pakistan's territory. तो पाकिस्तान ये दावा करता रहा कि पाकिस्तान ने एक बोल्ड स्टेटमेंट ली कि पाकिस्तान को इस स्पाई ऑपरेशन के बारे में इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था. द कम्युनिकेशन विंग एट बडाबेर वाज फॉर्मली क्लोज डाउन ऑन 7 जनवरी 1970. रूस ने पाकिस्तान को किन अल्फाज में जो है वार्न किया? डू नॉट प्ले विद द फायर जेंटलमैन, वी हैव अ रेड मार्क पेशावर ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान. तो यूएस के साथ एक तो यूएस के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, दूसरा यूएसएसआर ने भी पेशावर को रेड मार्क किया. इसके बाद डिसमिसल ऑफ अलायंस. द मिडिल ईस्ट इन साउथ एशिया became extremely volatile areas during the 1960s with the ongoing Arab-Israel conflict and Indo-Pakistani wars. ये रीजन जो है ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल बन गया. यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान और अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए. सेंटो वाज अनविलिंग टू गेट डीपली इन्वॉल्व्ड इन ईदर डिस्प्यूट. सेंटो जो है वो दोनों डिस्प्यूट्स में जो है पार्टिसिपेंट नहीं बनना चाह रहा था. इन 1965 and 1971 पाकिस्तान ट्राइड unsuccessfully to get assistance in its wars with India through CENTO, but this was rejected under the idea that CENTO was aimed at containing the USSR, not India.
Subsequently, the Iranian Revolution spelled the end of organization in 1979. तो पाकिस्तान जो है ये 1965 और 1971 में कोशिश करता रहा कि सेंटो के थ्रू पाकिस्तान को कोई मिलिट्री इमदाद मिले, लेकिन पाकिस्तान जो है वो गलत था इस वक्त। उसने मिस कैलकुलेट किया था। जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स थे उनकी मिस कैलकुलेशन ये थी कि वो समझते रहे इंडिया के खिलाफ भी इस अलायंस को इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन बाद में ये अलायंस जो थी ये इंडिया को नहीं बल्कि यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए बनाई गई थी। तो इस वजह से पाकिस्तान भी नाकाम रहा। इसके बाद 1979 में जब ईरानियन रिवॉल्यूशन आया तो उसके साथ ही ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ख़त्म हो गई। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।